श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मंच पर आने का कष्ट करें। एक बार सर के लिए पुनः अनुरोध है आप सभी लोगों से, तालियां बजा दें। साथ ही साथ मैं विजय त्रिपाठी सर से अनुरोध करूंगा कि वो सर को उनको देकर उनका सम्मान करें। साथ ही साथ मैं गुरु प्रसाद सर को भी इनवाइट करूंगा। श्री पी गुरु प्रसाद जी, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट से। सर प्लीज़ आप स्टेज पे आ जाएं। साथ ही साथ आप लोगों से अनुरोध है कि अपनी तालियों की गड़गड़ाहट में कमी मत रखिए। आज के सभी अमर उजाला ग्रुप के सभी अधिकारीगण, पत्रकार बंधु और हैं जो सभी लोग आमंत्रित किए गए हैं, ऐसे यहाँ की लोकप्रिय मेयर सुषमा खड़गवाल जी, हमारे श्री पी गुरु प्रसाद जी, श्री संजय भूसरेड्डी जी, श्री बलकार सिंह जी, श्री एस के गर्ग चेयरमैन एप्पल ग्रुप, श्री अंजनी कुमार पांडे जी, और जिसके कारण आने का सौभाग्य मिला इसे सुधीर जी, यहाँ उपस्थित सभी मित्रगण, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, उद्योग जगत के सम्मानित प्रतिनिधिगण, अमर उजाला के प्रिय साथियों, आप सभी का सादर नमस्कार। मैं जल शक्ति मंत्री के नाते सिर झुकाकर आप सबको नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले मैं अमर उजाला समूह का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण रियल इस्टेट कॉन्क्लेव में आमंत्रित किया। अमर उजाला हमेशा सामाजिक जागरूकता हो, जनहित हो, विकास संवाद हो और राष्ट्र निर्माण में अपनी प्राथमिकता हमेशा रखता है। साथियों, रियल इस्टेट केवल ज़मीन और ईंट का कारोबार नहीं है, बल्कि ये नए उत्तर प्रदेश की आकांक्षाओं, आर्थिक विकास और नए भारत की जीवन शैली का प्रतीक है। आज यह मंच उसी परिवर्तन को गति देने वाला है। आज माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अमूल्य मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और रियल इस्टेट सेक्टर इसका सबसे शक्तिशाली स्तंभ है। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ वर्षों में जो परिवर्तन किए हैं योगी सरकार ने, वह ऐतिहासिक है। कानून व्यवस्था हो उत्तर प्रदेश का या उद्योग नीति, एक्सप्रेसवे से लेकर एयरपोर्ट, मेट्रो से लेकर डिजिटल प्रशासन, यूपी आज राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुका है। आज का उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नेटवर्क है, देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है नेटवर्क है, डिफेंस औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण है, डेटा सेंटर और आईटी हब है। गाजीपुर से लेकर गोरखपुर और गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद तक विकास एक नई कहानी लिख रहा है। इन सभी परियोजनाओं ने रियल इस्टेट क्षेत्र को ऐतिहासिक गति दी है, चाहे वह आवासीय सेक्टर हो, औद्योगिक हो या वेयर हाउसिंग सेक्टर हो। इस प्रकार रियल इस्टेट क्षेत्र उत्तर प्रदेश को केवल मकान नहीं दे रहा है, बल्कि लाखों युवाओं को रोजगार दे रहा है, करोड़ों नागरिकों का आधुनिक शहरी जीवन और व्यापारियों के लिए अवसर प्रदान कर रहा है। साथियों, मैं भी जल शक्ति मंत्रालय एक महत्वपूर्ण विभाग है। आने वाले 25 वर्षों में रियल इस्टेट की सबसे बड़ी ताकत जल सुरक्षा भी होगी। आज खरीदार अपने घर के बारे में सिर्फ नहीं पूछता कि घर कितना बड़ा है, पार्किंग कैसी है या क्लब हाउस कैसा है, यह भी पूछता है कि पानी कहाँ से आता है, कितना सुरक्षित है, गर्मियों में कितना उपलब्ध रहेगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है या नहीं। यह बदले हुए भारत की बदला हुआ उपभोक्ता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जल प्रबंधन पर पिछले वर्षों में अभूतपूर्व काम किया है। आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के हमारे 31 सरोवर हैं, सब डैमों मिलाकर आज सभी लगभग 95% हमारा भरा हुआ है। न पीने की कमी है, न सिंचाई की कमी है,
न उद्योग को पानी देने के लिए कोई कमी है। हम एक आध दो राज्य को भी, पास के मध्य प्रदेश ललितपुर से भी, टीकमगढ़ को भी, यदि वहाँ कमी आएगा तो गर्मियों में पानी हम दे सकते हैं। आज मेरे सोनभद्र जितने भी हमारे पास उपलब्ध है। तो नदियों को प्रदूषण से मुक्त किया जा रहा है, इसका सीधा लाभ रियल इस्टेट को मिलता है, क्योंकि अच्छे भूजल स्तर का मतलब अच्छी रियल इस्टेट और वैल्यू। केवल मेरे पास जो नदियाँ सभी में है, गोमती को ले लीजिए कुछ है, और हमारा यमुना है दिल्ली से लेकर आगरा तक, थोड़ा उसको ठीक करना है, बीच में ठीक हो जाता है, लेकिन नाला उसको भी दिल्ली मतलब ये सब ठीक हो रहा है धीरे धीरे। फिर आगरा इटावा से हम प्रयागराज तक 100% शुद्ध पानी रहता है। जब चम्बल केन बेतवा उसमें मिलता है तो फिर वह पीने योग्य भी पानी है, और उसके बाद आचमन योग्य भी हो जाता है जब गंगा जी में वो मिलता है। तो एक गोमती, बाकी सभी नदियाँ लगभग हमारी अधिकांश नदियाँ प्रदूषण मुक्त हैं। अधिकांश नदियाँ गंगा के किनारे बसे सभी शहर जैसे और प्रयागराज, वाराणसी इत्यादि आज जल सुरक्षित और पर्यावरण संतुलित शहरी मॉडल भी बन रहा है। मैं उद्योग जगत से अपील करूंगा, और आप इन बातों को प्राथमिकता भी देंगे कि 100% रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेस्ट वाटर का उपचारित करके उसका दोबारा उपयोग करना, स्मार्ट मीटरिंग लागू करना और भूमि जल को रिचार्ज करना। रियल इस्टेट सेक्टर और जल प्रबंधन एक दूसरे के पूरक सहयोगी हैं। सिर्फ इमारतें खड़ा करना विकास नहीं, विकास तब होता है जब शहर जल सुरक्षित हो, पर्यावरण अनुकूल हो और भविष्य के लिए स्थिर हो। आज उत्तर प्रदेश विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां जल प्रबंधन, आधुनिक रियल इस्टेट और सतत शहरीकरण तीनों मिलकर नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। अंत में एक बात करूंगा, आप पूर्ण विश्वास रखिए, जितने अमर उजाला के माध्यम से हमारे उद्योग नगरी के उद्योग घराना आए हैं, मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के रहते हुए आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। और आप सबका भी आशीर्वाद माननीय मोदी जी पर, योगी जी पर बना रहे। वास्तव में मैं विश्वास दिलाता हूँ, 3-4 काम आप कर लीजिए, बाकी माननीय मोदी जी, योगी पर छोड़ दो। पहला काम है, आप क्रोधित मत हुआ करिए, घर में जाया करिए, तो बीवी से कभी झंझट हो जाए तो एक कदम पीछे हट जाया करिए, कभी एक कदम आगे, तो कभी लड़ाई मतलब सर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, सीने में आग और पैर में चक्कर। तो सोचा करिए, ठंडे दिमाग से बोला करो, मीठा कड़ू न मत बोला करो, मिर्ची जैसा ना हो जाए। आप पता लगे गाड़ी लेकर लंबी जाने, एक रिक्शा चालक से थोड़ा टकराहट हो गया तो रोड पर खड़ा करके ही लड़ने लगे, आधा घंटा और जाम लगा दिए। तो गाड़ी में खरोच लग गया है तो निकल जाओ धीरे सा, बस में। और आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, ईमानदारी से उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार आपकी सेवा करेगी। यदि यहाँ चुनौतियाँ, कोई समस्या आती है तो हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी भी बैठे हैं, आपकी चुनौतियाँ और समस्या का समाधान भी नियमानुसार सभी होगा, किसी प्रकार की परेशानी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं पुनः अमर उजाला के इस आयोजन हेतु हार्दिक बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अनुरोध करूंगा आप सभी लोगों से एक बार तालियां बजाएं दें ज़ोरदार तरीके से। बहुत ही अच्छी बातें सर ने हमसे कही, हमें बताई। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट से श्री पी गुरु प्रसाद जी को। गुरु प्रसाद जी, एक बार सर के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए। आइए सर। आज अमर उजाला रियल एस्टेट कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि के रूप में आए आदरणीय स्वतंत्र सिंह माननीय मंत्री जल शक्ति, रेरा चेयरमैन भूसरेड्डी सर, मेयर लखनऊ साहिबा सुषमा करखवाल जी, हाउसिंग कमिश्नर बलकार, अन्य अतिथिगण, मैं सबसे पहले अमर उजाला को बधाई देता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आज एक कार्यक्रम का आयोजित किया है। इसमें सेक्टर से रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी पे है। आज मॉर्निंग से जो है कि हमारा जो विभाग का जो 2047 का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है हाउसिंग सेक्टर के लिए, अर्बन सेक्टर के लिए कैसे प्लान बनाना है, उसी पे हम डिस्कस कर रहे थे कि वही उसी कार्यक्रम से मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं संयोग से दोनों विभागों के लिए प्रमुख सचिव मैं ही हूँ, इसलिए अर्बन और हाउसिंग दोनों सेक्टर्स को मिला के मैं कहूँगा।
किसी भी अगर माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 तक हमें $30 ट्रिलियन का इकोनॉमी हमें बनाना है। स्टेट पे माननीय मुख्यमंत्री जी का टारगेट है कि 2028 तक जो है कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है हम बनाएं। अगर देश का 2047 में अगर $30 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनना है तो प्रदेश का उसमें कम से कम कंट्रीब्यूशन $6 ट्रिलियन का होना चाहिए। नॉर्मली किसी भी देश में या प्रदेश में के जीडीपी में जो है लगभग 70 से 75% का कंट्रीब्यूशन शहरी क्षेत्र से आता है, अर्बन पॉकेट से आता है। तो शहर का विकास, अर्बनाइजेशन की रेट है कि वो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। आज की तारीख में जो है प्रदेश की आबादी का सिर्फ 25% के आसपास जो है वो अर्बन एरियाज़ में, शहरी क्षेत्र में रहता है। देखिए पूरे विश्व में देख लें, जब देश के जो सबसे विकसित राज्य जिनको कहते हैं, अगर उनको देख लें, आज की तारीख में उनकी आबादी का 50% से ज़्यादा शहर में रह रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिएगा कि आज हम 25% पे है, 2047 तक अगर हमें 50%, 55% अर्बनाइजेशन पे अगर पहुंचना है तो शहरों में और नगरों में जो आबादी जो बसेगी आज की तारीख में जो 6 करोड़ के आसपास है कि वो लगभग 17 से 18 करोड़ होना है। आज के शहर जो है 18 करोड़ की आबादी को सपोर्ट करने के लिए सक्षम है या नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो एक बड़ी चुनौती है। और 18 करोड़ लोगों के लिए शहर में आवास का सुविधा देना जो है तो एक हमारी सबसे बड़ा चुनौती है। उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है कि आज का एक रियल एस्टेट का कॉन्क्लेव मैं समझता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में जो है काफ़ी कठिनाई थे, हम लोगों के बिल्डिंग बायलॉज थे, काफ़ी जटिल थे। जो विभिन्न स्टेक होल्डर्स है, विशेष रूप से जो क्रेडाई और नेरेडको और बाकी जितने भी प्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोगों से हम लोगों ने बहुत लंबे डिस्कशन किए। आप लोगों ने जो समस्या एग्जिस्टिंग बायलॉज में थी, आप लोगों ने हम लोगों को बताया, और पूरे देश के विभिन्न राज्यों में किस तरह के बायलॉज है उसका हम लोगों ने पूरा बेंचमार्क स्टडी भी किया था। स्टडी करके कई इंपॉर्टेंट चेंजेस जो हम लोगों ने बायलॉज किया है, और जुलाई में जो है कि नए बायलॉज हम लोगों ने प्रख्यापित भी किया है। उसके बाद जो है जिस रफ्तार से नए प्रपोजल्स, नए नक्शे सबमिट हो रहे हैं, उससे हम लोग आशान्वित है कि जो है कि कई समस्याएं जो आप लोगों ने जो हाईलाइट किया था सेक्टर की तरफ से, वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो गए हैं। कुछ कमियां, बहुत 300 पेज का डॉक्यूमेंट था, उसमें कुछ कमियां थी जो है, तो वो भी एक हमारी डिफ़िकल्टी रिमूवल कमेटी है मेरे अध्यक्षता में, उसका हम लोगों ने चेंजेस भी लास्ट वीक हम लोगों ने किया हुआ है ताकि कुछ और कठिनाइयाँ और कम हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी की स्पष्ट धारणा है कि हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो भी सेक्टर के लिए आवश्यकता है वो सब कदम हमें उठाना है। अगर 18 करोड़ की आबादी को हमें सपोर्ट करना है, अगर कोई सबसे क्रिटिकल चीज़ जिसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं तो वो तो भूमि की उपलब्धता। ज़मीन उतनी ही है, आज 6 करोड़ लोगों को सपोर्ट कर रहा है, 47 तक जो है वो 18 करोड़ लोगों को सपोर्ट करने के लिए हमें व्यवस्था बनानी है। हो सकता है जो है कि इस बीच में कुछ नए शहर भी बनेंगे, कुछ जो ऑलरेडी जो शहर हैं उनका जो है क्षेत्र का विस्तार होगा, उससे भी कुछ सीमा तक हम लोग पूरा कर पाएंगे। लेकिन फोकस जो है तो वर्टिकल डेवलपमेंट की होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टली हम प्लॉट लेके मकान बनाने वाली स्थिति जो है बहुत ज़्यादा आगे जो है कि संभावना, अगर हमें उस टारगेट्स अचीव करना है तो वो संभव नहीं होगा। इसके लिए वर्टिकल डेवलपमेंट के लिए जितनी भी चीज़ें आवश्यक है उसका हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है। एक दूसरा मुख्य चैलेंज ये है कि ऑलरेडी जो पुराने शहर जो बसे हुए हैं वहाँ पे जो है विकास, वहाँ बहुत ज़्यादा हाई राइज डेवलपमेंट नहीं है। वहाँ जो है कि डेंसिफिकेशन अगर नहीं होगा तो फिर हम लोगों के लिए विकास की बाधा आएगी। उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने विचार करके एक रिडेवलपमेंट पॉलिसी एक ला रहे हैं, जहाँ पे जो पुराने विकसित क्षेत्र है उसको कुछ इंसेंटिव्स देके उसको डेवलप करने के लिए कैसे बनाना है, माननीय मुख्यमंत्री से हम लोगों ने प्रस्तुतिकरण किया है। हमें उम्मीद है कि शीघ्र जो है कि 2 महीने के अंतर्गत रिडेवलपमेंट पॉलिसी जो है कि हम लोग लेके आएंगे, जिससे काफ़ी चीज़ें जो है कि आप लोगों को फ़ायदा होगा। एक
इस सेक्टर की सबसे बड़ी नेक्स्ट चुनौती ये है कि आज की तारीख में जो है कि ज़मीन लेना, किसानों से अधिग्रहण करना सबसे कठिन काम है। कुछ अदर स्टेट्स ने लैंड पूलिंग के लिए प्रयास किए हैं। गुजरात और महाराष्ट्र, तमिलनाडु ने जो है टाउन प्लानिंग स्कीम करके एक कॉन्सेप्ट लाया है। अब आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि पिछले 20-25 साल में गुजरात ने कोई भी लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंतर्गत नहीं किया है। पूरा टाउन प्लानिंग स्कीम के अंतर्गत ही उन्होंने किया हुआ है। जितने भी लोगों की ज़मीन ले रहे हैं उसी में जो है उनका भी जो है विकसित प्लॉट्स देके उन लोगों ने विकास करने का प्रयास किया है। उस मॉडल पे भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ताकि जो विकास हो रहा है उस विकास में जिन किसानों की ज़मीन जा रही है उनको भी उसका लाभ जो है और उसकी सहभागिता विकास में उनको भी मिले, इसी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस पे भी हम लोग जो है कि जल्दी काम करके आप लोगों को सामने पॉलिसी लेके आएंगे और आप लोगों से और विस्तार। इसके अलावा अर्बन डेवलपमेंट वाले क्षेत्र में जो है, जो ऑलरेडी हमारे शहर है, हमारी छोटी अर्बन लोकल बॉडीज़ है, उसकी फाइनेंशियल क्षमता, उसकी इनकम उतनी नहीं है कि अपना विकास खुद कर ले। उसके लिए राज्य सरकार ने पिछले 7 सालों में जो है कि नगर विकास की बजट ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। कई विकास कार्य चल दिए ताकि वहाँ की छोटे वाली जो शहर है उनका विकास जो है तो बेहतर हो। उसके लिए भी जो है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और एक चौथा चैलेंज मैं अपने एज ए प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग जब मैं था, नगर विकास मेरे पास नहीं था, तब मैं महसूस करता था पूरे प्रदेश में जो है सिर्फ 29 डेवलपमेंट अथॉरिटी है। हमने मास्टर प्लान सिर्फ उन्हीं के लिए बनाया है कि जबकि हमारे पास 762 नगर निकाय है, नगर पंचायत है, नगर पालिका है। पूरे 29 हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटी में 100 से कम जो है कि नगर निकाय उसमें शामिल है, कि बाकी 650 से ज़्यादा नगर निकाय ऐसे हैं इसमें जो है कोई मास्टर प्लान नहीं है और वहाँ पे नक्शा पास कौन करेगा उस पर भी कोई पारदर्शिता नहीं है, कि क्लैरिटी नहीं है। हम लोग जो है तो एक प्लान माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश प्राप्त हुए हैं कि नगर निकायों को भी जो नक्शा पास करने के अधिकार देने के संबंध में आगे कार्रवाई करें और वहाँ पे भी मास्टर प्लान बनाने के लिए कार्रवाई करें। हम लोग शीघ्र जो है कि जो एक्ट में जो संशोधन आदि कार्रवाई करना है उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं, उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। 5-6 महीने के अंतर्गत जो है तो इस पर भी जो है कि हम लोग ज़रूर जो है तो पूरी प्रक्रिया को हम लोग निर्धारित करके आएंगे। अब मैं क्योंकि अब मैं ये बात यहाँ पे इसीलिए कह रहा हूँ जो है कि आप जितने भी जो है तो बड़े डेवलपर्स यहाँ पे हैं, कि आप लोगों का फोकस ज़्यादातर बड़े शहरों पे है, कि अब आप लोगों को छोटी शहरों पे भी जो है कि उस साइड पे भी जाने की जो है आवश्यकता है। अभी हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना का स्कीम चलाया है। जिन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के पास जो है कि ज़मीन खरीदने के लिए पैसे नहीं है, वहाँ सरकार 50% का फंडिंग दे रहा है। जब हम लोग प्रयास करना शुरू कर दिए, आप लोगों को ताज्जुब होगा कि बांदा एवं चित्रकूट जगह पे भी जो है कि आज की तारीख में हम लोग नया टाउनशिप स्कीम्स ला रहे हैं प्राधिकरण के माध्यम से, और वहाँ की जब लॉटरी हो रही है कि वहाँ एक एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं प्लॉट्स के लिए या मकानों के लिए, वो संख्या 1 पे जो है कम से कम 40-50 की लेवल पे एप्लीकेशंस आ रहे हैं। डिमांड की कहीं पे कोई कमी नहीं है। अब चित्रकूट, बांदा जैसे जगहों पर अभी हम लोग एक प्रस्ताव जो है आजमगढ़ का भी कैबिनेट में ले जा रहे हैं एक टाउनशिप के लिए। मतलब छोटे जगह पे भी जो है किस तरह की डिमांड है, अब वहाँ पे अब सेक्टर की इसकी पूर्ति जो है कम्प्लीटली जो है गवर्नमेंट सेक्टर से, प्राधिकरण से, आवास विकास परिषद से होना संभव नहीं है। इन क्षेत्रों के लिए भी जो है कि आप लोगों को, प्राइवेट प्लेयर्स को, आप लोगों को जाके वहाँ पे भी जो इसके बारे में भी आप लोगों को सोच के जो है कि आप लोगों को परियोजना लाना चाहिए। मैं पुनः जो है अमर उजाला को मैं पुनः बधाई देता हूं कि आप लोगों ने हमारी सेक्टर की जो है आईना के रूप में काम करते हैं, कि जो भी हमारे सेक्टर की जो भी कमियां हैं, पॉलिसी बिंदु है, आप लोग डेली अखबार के माध्यम से हम लोगों को ले आते हैं। हम लोग प्रयास भी करते हैं कि उनको सॉल्व करने के लिए। इस तरह से जो है कि सकारात्मक जो है सहयोग हमें भी आगे भी मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। में बहुत ज़्यादा विकरालता आई रियल एस्टेट में, और जिसमें गुड़गांव है, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है, तो इसके कारण 2016 में फिर अंततोगत्वा यह अधिनियम पारित हुआ और 1 साल का समय दिया गया प्रदेशों को कि इसकी संस्थाएं खड़ी कर ले। 1 मई 2016 में कानून लागू हुआ।
1 मई 17 तक का समय था रेरा स्थापित हो, रियाट जो अपीलेट ट्राइब्यूनल स्थापित हो और बाकी व्यवस्था ठीक हो, मतलब अपने जगह हो जाए। इसमें आप देखेंगे कि जो परियोजनाएं 18 में नवंबर 18 आते आते यूपी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने रेरा को स्थापित कर दिया और यूपी एक पहला बड़े प्रांतों में जिसने रेरा को और रियाट को स्थापित किया। और जिस वर्ष भारत सरकार ने रेरा एक्ट पारित किया उसी वर्ष यूपी गवर्नमेंट ने रेरा रूल्स भी आवास विभाग जो इसका प्रशासनिक विभाग है प्रख्यापित कर दिया। उसके बाद 2018 में एक और रूल्स आए जो होम बायर और बिल्डर को परिभाषित करते, क्योंकि एक आम शिकायत ये होती कि हमारे साथ जो एग्रीमेंट साइन हुआ, क्योंकि होम बायर के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो अपने दिनचर्या में अपने नौकरी पानी में इतना व्यस्त रहता है कि वो 60 पन्ने का एग्रीमेंट लीगल डॉक्यूमेंट देखता नहीं है, साइन कर देता और बाद में फिर वो उसको समस्याएं आती। तो जो लेगेसी प्रोजेक्ट्स है, लेगेसी प्रोजेक्ट्स में वो बोलूँगा जो 2017-18 के पहले के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आज भी समस्याएं है, जिसका समाधान लगातार यूपी रेरा या अन्य प्रांतों में भी इस प्रकार की समस्या होगी, लगातार उसको सुलझाने का प्रयास कर रहा है। हमको एक चीज़ ये भी समझना होगा कि 2016 में जब ये अधिनियम आया उस समय इंसॉल्वेंसी कोड भी आ गया 2016 में, जिसमें एनसीएलटी और सब है। तो लोगों के पास पहले था कंज्यूमर फोरम कोर्ट, उसके पहले था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर कंज्यूमर फोरम कोर्ट, अब उनके पास है कंज्यूमर फोरम कोर्ट, रेरा कोर्ट, या वो जा सकता अथॉरिटी के पास या वो जा सकता है एनसीएलटी में। तो वो प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर प्रमोटर्स भी है, ये लोग भी इस बात पे मतलब थोड़ी सी मेरे प्रति कभी कभी इनमें नाराजगी भी रहती है कि 2023 के बाद के जो भी परियोजना, मतलब 18 के बाद से मैं कहूँगा, लेकिन 23 के बाद से या 22 के बाद से जो भी परियोजनाएं लखनऊ में आई हैं, 21-22 वाला कोविड के बाद से जो परियोजनाएं आई हैं उसमें हमारे द्वारा इतना बारीक कंघी, पहले के ज़माने में जुए निकालने की एक कंघी होती थी, तो इतनी बारीक कंघी चलाई जाती है कि प्रमोटर कभी कभी हम लोग से खफा हो जाते हैं। लेकिन इसमें जो अच्छे प्रमोटर्स हैं उनके प्रोडक्ट को बहुत वैल्यू मिलता है। आपको आश्चर्य होगा कि रेरा के पहले जो दाम ये लोग फिक्स करते हैं, रेरा नंबर मिलने के बाद वो दाम 1.5 गुना 2 गुना हो जाता है। पब्लिक में अब एक आश्वासन ये हो गया है कि रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं है, ठीक है ना। तो 2019-20 और बीच में कोविड में थोड़ा सा 20-21 थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा, तो अब मैं ये आश्वस्त करूँगा और यहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि अब जो परियोजनाएं आ रही है पिछले 3-3.5-4 साल से, उनमें झगड़े फिसाद नहीं है, लेकिन पुराने परियोजनाओं में है। ये बात है, ये सामाजिक है, विधिक है, और ये जूरिस्प्रूडेंस के डेवलपमेंट में डाल तू पात चलता रहेगा। लेकिन एज फार एज यूपी रेरा इज कंसर्न, वी आर वेरी वेरी विजिलेंट एंड हम लोग लगातार प्रयास करते हैं कि सुधार करते रहे। और रेरा के 3 काम है, ये लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 है, उसके 2 पहलू है। एक पहलू है कि हम इन्वेस्टर को लाए, इन्वेस्टमेंट लाए, वो नहीं लाएंगे तो हाउसिंग स्टॉक, जैसे मेरे मतलब माननीय मंत्री जी ने भी ये बात कही है जीडीपी का ग्रोथ वगैरह का, और मेरे बहुत प्रिय सहयोगी गुरु प्रसाद जी ने भी कहा कि हमारे चैलेंजेस क्या है। तो जब तक हम इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं लाएगा तो हाउसिंग स्टॉक नहीं डेवलप होगा। तो ये हमारा पहला काम है। दूसरा काम है कि अगर कई इन दोनों में मतभेद है, किसी बात को लेके झंझट है, तो उसको सुलझाना। और तीसरा हमारा कर्तव्य है कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स है उसमें 3 है, प्रमोटर है, होम बायर है और एजेंट है, इनको सिखाना। अभी हम पिछले 1.5 साल से एजेंट को, पहले हम ऑर्डिनरी अप्लाई करता था, उसको सर्टिफिकेट, उसको हम नॉट सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन दे देते थे। अब हम उनकी 4 दिन की बहुत रिग्रेस ट्रेनिंग करते हैं और तब उनको ट्रेंड सर्टिफाइड रजिस्टर्ड एजेंट हो रहा है। तो इन तीनों को ट्रेनिंग देना, मैं लगातार होम बायर्स को बोलता हूँ। और अब इस पर एक हमने रेगुलेशन भी बनाया कि भाई अगर आप लोगों को हमने मना कर दिया कि कोई ऐड में आप हीरे की अंगूठी या गोवा का ट्रिप नहीं बोलेंगे, ये रेगुलेशन बन गया। या कोई ऐसा लुभावना सपना नहीं दिखाएंगे जो
उसके घर से संबंधित नहीं। आप फैसिलिटी बताइए, हम ये देंगे, आरओ वाटर देंगे, 4 लिफ्ट देंगे, फला देंगे, क्लब जो भी आप देंगे, घर में जो भी आप फिनिशिंग करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन आप इस प्रकार का, और हम होम बायर को भी हम एड्स के माध्यम से, इधर हम ऐड नहीं निकाल पाए, लेकिन पिछले 23-24 में लगातार हम एड्स और वो सब किए, जिसमें हमने कहा अगर आपको घर खरीदना है तो प्रमोटर और एजेंट के पास जाइए, और अगर आपको गोवा जाना है 3 नाइट्स 4 डेज के लिए, तो आप हमारे प्रमोटर के पास मत आइए, वहाँ जाइए ट्रैवल एजेंट के पास। और अगर आपको हीरे की अंगूठी लेना है तो ज्वेलर के पास जाइए, और आपको होंडा सिटी कार चाहिए तो कार डीलर के पास चाहिए। और आप लोगों को भी हमने मना किया। तो ये बहकाने वाले और ये जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स हैं, उनको रोकने का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। मतलब फिर अगेन हम कुछ कानून लाएंगे, कुछ कानून को बाईपास करने का प्रयास होगा, फिर उस पर हम प्रयास करके सुधारेंगे। परेशान होते हैं, और वही ग्राहक मुझे भी परेशान करते हैं, क्योंकि प्लाट लेकर के मकान बना लेते हैं, ना वहाँ पे रोड मिलती है, ना सीवर मिलता है, ना पानी मिलता है, ना लाइट मिलती है। अभी साइड आप देख लीजिए, फैजुल्लागंज हुआ, बिजली पासी की तरफ हुआ, भरवारा मल्लौर हुआ, बहुत सारी जगह जो किनारे, लखनऊ को किनारे जो टच करता है, वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है। और इतना सड़कों की बड़ी समस्या है। जब मेरे पास वहाँ के लोग आते हैं तो कई बार मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो लोग रोते हैं कि हमें बच्चे नहीं भेज सकते बाहर। अच्छा, सस्ते में ले लेते हैं, बाद में समस्या होती है। शहर में जो सीवर, सबसे पहले मैं सीवर की बात करती हूँ। शहर में जो सीवर पहले जिस तरीके से, जैसे मेरा 3000 स्क्वायर फीट का मकान है, उसी हिसाब से सीवर पड़ा है, लेकिन आज मैंने वो मकान बेच दिया और वो 10 मंजिल बन गया। तो उसमें बोझा, पहले 4 लोगों का घर था, 4 लोग थे, सीवर के लिए ठीक था, लेकिन अब उसमें 50 हो गए हैं, 50 परिवार, 100 परिवार हो गया है, तो बोझा नहीं झेल पा रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा, सीवर में अमृत योजना में काफ़ी काम हुआ है शहर में, और काफ़ी पैसा भी कोई कमी नहीं है। महाराज जी ने जितना चाहा, हमारे प्रमुख सचिव बैठे हैं, जब भी गए होंगे कुछ ना कुछ मिला है। काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से काम हो रहा है उससे ज़्यादा तेज़ी से शहर बढ़ रहा है। पहले सिर्फ शहर एक हजरतगंज था, लेकिन आज देख लीजिए शहीद पथ, और मुझे अब लगता है कि किसान पथ तक हम लोग पहुंच चुके हैं। लोगों ने उधर भी प्लाटिंग कर ली है, उधर भी घर बनने लगे। सुरक्षा के लिए मैं लगातार प्रयास कर रही हूँ, और आपने देखा होगा कि मैं 1 साल से प्रयास कर रही हूँ कि बांग्लादेशी रोहिणियाँ जो देश यहाँ शहर में हैं, इनको बाहर किया जाए। मैंने नगर निगम में भी इसकी सफाई की है। हमारी 2 अधिकारी, महिला अधिकारियों के साथ जब मारपीट हुई थी, तो मैंने उसी समय फैसला भी लिया था तुरंत। और मैं, देखिए, हम लोग थोड़ा सा लालच करते हैं, लेकिन उस लालच के पीछे हम अपने देश का, अपने शहर का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। यहाँ अगर लेबर आपको 500 में मिल रही है, तो बांग्लादेशी आपको 50 रुपये में मिल जाता है। और अब पता ये चला है कि आपके किचन तक ये लोग जा चुके हैं, आपके घर का भी काम कर रहे हैं, और दिन में ये कूड़ा लेते हैं और रात को चोरियाँ भी करते हैं। पिछले साल जो इंदिरा नगर में चोरी हुई थी, उस समय की घटनाएं, 6 लोग आसाम के बरपेटा गांव से ही पकड़े गए थे। बरपेटा गांव एक छोटा सा गांव है, जिसकी जनसंख्या मुश्किल से 4-5 हज़ार की होगी, लेकिन वहीं से ये सब उधर ही से आ करके जिसको पूछो वही गांव बताता है। और मेरा, अब तो महाराज जी ने भी आदेश कर दिया है कि इन सबको बाहर किया जाए, लेकिन मैं शुरू से ये लड़ाई लड़ती रही हूँ, और इसमें जन आंदोलन चाहिए, जनता का सहयोग चाहिए। हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जा रहे हैं, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। और तीसरा है सफाई, सुरक्षा, सफाई, और उसके बाद सफाई आपने बता दिया, और सीवर जो आपने बता दिया, सीवर बता दिया, सफाई, सड़क में अभी हमने बहुत अच्छा काम किया है। स्मार्ट सिटी से भी काफ़ी पैसा मिला है हमको। मुझे किसी ने कहा था पूरी तैयारी से आती हैं, क्या वो कागज निकाल कर बताएंगी? बताती हूँ जी, वो वैसे ही पर्चा। अभी स्मार्ट सिटी, सॉरी, CM ग्रिड से भी हमें पैसा, टोटल पैसा हमें सड़क
पर गौशाला और सड़क बनाने के लिए 2,265 करोड़ रुपया मिला है और गौशाला निर्माण के लिए शूटिंग रेंज के लिए 1,092 करोड़ रुपया मिला है हमको। 55 करोड़ अभी अभी जो बजट पास किया है, पैचिंग जो गड्ढे जगह जगह गड्ढे हैं और जो क्रॉसिंग टूट गई हैं, बरसात में टूट जाती हैं, इसके लिए अभी 55 करोड़ पास हुआ है, जो इसी हफ्ते काम शुरू हो जाएगा हमारा। और आपने देखा होगा कि माननीय रक्षा मंत्री जी ने किसान पथ बनाया है, 105 किलोमीटर का जो किसान पथ बनाया है, इससे भी जाम कम हुआ है लखनऊ में। और सीएम ग्रिड माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री सृजन योजना में भी हमको बहुत पैसा दिया है और सीएम ग्रिड में भी 7 सड़कें लखनऊ की सीएम ग्रिड से बन रही हैं और बहुत खूबसूरत सड़कें बन रही है। शायद महानगर में एक बन रही है, एक हिंदनगर में बन रही है, एक शारदा नगर में बन रही है, एक अलीगंज में बन रही है। 7 सड़कें हमारी बन रही है और 2 महीने के अंदर अंदर ये कार्य पूरा हो जाएगा, तब आपको लगेगा कि लखनऊ बदल रहा है। बखूबी आपने तीनों एस बताए। अब क्या है ना, संजय जी और सुषमा जी 2 एस हो गए, एक बी की तरफ चल लेते हैं। बलकार जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और आपने थोड़ी देर पहले कहा कि लखनऊ का विकास कहाँ तक हो रहा है। उसके लिए सबसे बढ़िया है कि बलकार जी ने लखनऊ को कहाँ तक पहुँचाया। आवास विकास के प्रोजेक्ट्स जब हम देखते हैं, मैं हालांकि एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन संजय सर आपके लिए ये रखा था कि आप सामने देखकर तो बताएं रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं, वो बगल में भी अप्लाई होते हैं जब वो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं कि नहीं होते हैं। ज़्यादा चैलेंज बलकार सर एक अपेक्षा जो होती है, जो पहला सवाल मैं पूछना चाहता हूँ वो ये कि जब गवर्नमेंट एजेंसी होती हैं, सरकारी एजेंसियाँ होती हैं जो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स डेवलप करती हैं, एक उम्मीद हम लोग ये रखते हैं कि प्राइस कंपटीशन शायद एक बेहतर मिलेगा, लेकिन उसके साथ एक परसेप्शन क्रिएट होता है कि गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है तो क्या वो फैसिलिटी उतनी देगा जो एक प्राइवेट बिल्डर देता है। आप खास तौर पर जिन जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, उसमें आवास विकास को अगर मैं ज़्यादा पूछूं, जहां आप कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों प्रोजेक्ट देख रहे हैं, ज़्यादा बड़ा चैलेंज आपके लिए जब प्रोजेक्ट लेकर आते हैं और लोगों के उत्साह को देखकर क्या लगता है? सबसे पहले सभी को नमस्कार और मैं अमर उजाला को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी। तो शहर के विकास में जो आवास विकास परिषद का लखनऊ में भी रोल है, बाकी शहरों में भी है। बाकी लखनऊ विकास प्राधिकरण के साथ साथ जो बनने शहर हैं वहाँ पर लोकल प्राधिकरण हैं वो भी काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो ये चैलेंज है कि प्राइस के लिए गवर्नमेंट की जो एजेंसीज़ हैं उनका एक जिम्मेदारी रहता है और वो उसमें चाहे आप एलडीए देख लीजिए, आवास विकास परिषद देख लीजिए, उनके जो कॉस्ट है वो प्राइवेट से काफ़ी कम है। दूसरी बात यह है कि आपका जो एक क्वालिटी उस लेवल की है कि नहीं है, थोड़ा तो कंप्रोमाइज़ कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम में क्वालिटी पे रहता है। लेकिन एक कुछ लोगों में थोड़ा एक इम्प्रेशन भी ऐसा बन जाता है कि नहीं सरकारी है तो ख़राब ही होगा, ऐसा नहीं है। जब जाके हम स्कीम्स कहीं देखे हैं कि आवास विकास परिषद के भी बने हैं, हालांकि उस टाइम मतलब एक तरह से सब जगह ये एक कंपटीशन था कि कौन हाई राइज पे जा रहा है। एलडीए ने भी काफ़ी बनाए, आवास विकास परिषद ने भी बनाए, अन्य प्राधिकरणों ने भी हाई राइज की तरफ गए। कहीं थोड़ा डिमांड का भी उस टाइम असेसमेंट नहीं हुआ और थोड़ा हमारी जो मानसिकता है इंडिया में किसी भी शहर में आप देख लीजिए, सबको अपना घर और अपना ज़मीन वाला एक जो कंसेप्ट है प्लॉट के साथ वो एक प्लॉट वाला रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा एक एक्सेप्टेबिलिटी जो फ्लैट्स के प्रति उतनी ज़्यादा नहीं है किसी भी शहर में आप जाएंगे। लेकिन जैसे टाइम के साथ साथ मेट्रो सिटीज़ में देखते हैं, दिल्ली हुआ, गुड़गांव, इवन लखनऊ में, बड़े शहर जितने भी है, बेंगलोर, हैदराबाद, तो उसमें जो एडवांटेज भी लोगों को समझ में आने लगे कि ये जो फ्लैट सिस्टम है, छोटे परिवार हैं, सुरक्षा पूरी तरह से है, बच्चे सुरक्षित हैं, घर से बाहर आप जाते हैं तो आपको कोई इस तरह से चोरी का डर नहीं है या कोई भी घर में गड़बड़ करेगा, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। तो लोगों को अब ये समझ में आने लगी है चीज़ें। और उसके साथ थोड़ा एक जो चीज़ और हम सरकारी सिस्टम को भी और जो प्राइवेट रियल इस्टेट में डेवलपर्स हैं, जो भी हम आगे के लिए, जैसे सर ने बताया कि हम 18 करोड़ तक 2047 में जाने की आबादी शहरों में है, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं अपनी जो फ्लैट्स की स्कीम तो आनी ही पड़ेगी, क्योंकि ज़मीन में हम नहीं एक्सपेंड कर सकते। तो उनको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा हम लोगों को, साइजेस थोड़े बड़े हों, बाकी जो बालकनी वगैरह की खुले में बैठ सके, धूप में बैठ सके, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, सबका एक वही होता है ग्राउंड का कि वहाँ एक खुला ज़मीन आपको मिल जाती है। तो बालकनी कई बार हम देखते हैं कि 1 ही मीटर की है, उसमें कुर्सी भी डाल नहीं सकता, तो 4-5 आदमी कैसे बैठेंगे। तो इन चीज़ों को हम लोगों को आगे सबको ध्यान देना होगा। और जो क्वालिटी में जो पीछे बात थी कि
थोड़ा बहुत कहीं है, फिनिशिंग में हो सकता है। बाकी फिर क्या है, हमारा जो मार्केटिंग है दैट इज़ नॉट गुड सरकारी सिस्टम में, क्योंकि प्राइवेट बिल्डर में आप जहाँ भी जाएंगे तो पूरा प्रोजेक्ट आपका रेरा से अभी अप्रूव होने लगा, जब से एक्ट आया, तो उससे पहले तो लोग ऐसे ही एक फ्लैट बना करके पूरा बेच देते थे, तो उसको बड़ा अच्छा सजाते थे, पूरा फर्नीचर तक लगता था, तो एक वो इम्प्रेशन बनता है कि हमारा भी ऐसा ही घर होगा, लेकिन कई लोगों को मिले भी नहीं, वो भी एक बहुत बड़ा है। कैसा होगा तो बाद की बात है, मिले भी नहीं। अब रेरा में जब कंप्लायंस करना ज़रूरी हुआ तो कम से कम ये हुआ है कि लोग टाइम से देंगे, नहीं देंगे तो आपको पेनल्टी लगेगी। तो सरकारी सिस्टम में ऐसा नहीं हुआ कि मिले ही नहीं, एक तो ये पॉजिटिविटी उसमें रही। दूसरा, साइजेस ठीक हैं, पूरे जो मानक हैं डिपार्टमेंट के, तो हम सभी संस्थाएं डिपार्टमेंट की अगर नहीं संस्थाएं तो हम ही पूरा नहीं करेंगे तो हम प्राइवेट से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं, कितना सेटबैक छोड़ना है, कोई वायलेशन नहीं है बिल्डिंग बाई लॉज का, तो वो सब चीज़ें हमारे अंदर हैं। कुछ ज़्यादा उस टाइम बना और डिमांड नहीं थी तो थोड़ा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बाहर से पेंट उतना अच्छा नहीं रहा, एकदम शुरू में ही बिक जाए तो अच्छा लगता है, वो एक थोड़ी कमी रही। अब कुछ जगह लोग 50% जैसे लोग रहने लगे हैं, 50% बचा है, तो उसमें देयर इज़ इशू कि कैसे प्राधिकरण या हमारा जो डेवलपमेंट अथॉरिटी या परिषद कैसे उसको फिर ओवरऑल एक पेंट भी कर दे, तो फिर ऑडिट के इश्यूज आते हैं कि बाकी लोग रह रहे हैं तो सरकार क्यों इनके लिए करा रही है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए कोस्टिंग गाइडलाइन का भी एक जो हमारा पूरा माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का है, तो उसमें ये था कि कोस्टिंग गाइडलाइंस में थोड़ा सा इसको ठीक किया जाए, तो उसके लिए बनी और वो प्रोसेस में है। लेकिन इन द मेन टाइम प्राधिकरणों ने भी और परिषद ने भी सर के उसमें नेतृत्व में अब की बार हम लोगों ने जो एक स्कीम लेके आए, हमारे लगभग पहले 12,000 के आसपास फ्लैट थे पूरे प्रदेश में, जिसमें से 3,000 हम लोगों ने अपने छोटे छोटे प्रयास करके कोई फेस्टिवल पे अलग अलग ऑफ़र दे करके उनको बेचा, तो 9,000 के आसपास है, जिसमें से 9,000 में 6,000 के आसपास तो EWS और LIG के हैं। तो इसमें ये देखते हुए कि लोगों को इसमें सुविधा आए, तो हम लोग एक स्कीम लेके आए कि 15% इसमें डिस्काउंट का जो अभी चल रहा है 31 जनवरी तक का है, तो उसके कारण हमारा अभी तक ही 1,000 फ्लैट जो और 500 करोड़ का हम लोग उसमें बेच चुके हैं। तो वो जो कॉस्ट वाला एंगल है वो भी हमने कम किया है, जो एक सरकारी सिस्टम में अभी भी है। अभी जैसे अच्छा फ्लैट आप 4 BHK का भी 1.5 करोड़ तक, और उसके बाद आप में देखते हैं तो 22-23 लाख का उसमें डिस्काउंट मिल जाता है, तो इतना आप किसी भी प्राइवेट बिल्डर में जाएंगे तो 3-4 करोड़ का है। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि मैं कई बार बोलता रहता हूँ इस बात को कि जब आगे हमको इतनी आबादी को आकर्षित करना है तो अच्छा जो बिल्डर है उसका प्राइस इतना ज़्यादा है कि रेस्ट्रिक्टिव है, 1-2% लोग भी उसको ले नहीं सकते, तो किसके लिए बनाएंगे, ओनली फॉर इन्वेस्टर। और बाकी जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उसके लिए सस्ते और एक प्राइस में होड़ के जाने की बजाय एक अच्छी डिलीवरी, समय से डिलीवरी देने का प्रयास करें। और अभी जो रीडेवलपमेंट पॉलिसी है, रिकन्स्ट्रक्शन एंड रीडेवलपमेंट पॉलिसी, जो शहर का पुराना एरिया है ख़ासतौर में जहाँ नगर निगम का ज़्यादा प्रभाव है, तो वहाँ के लिए वो फाइनल स्टेज में है, सर के नेतृत्व में वो पॉलिसी लगभग फाइनल है। तो उसमें काफ़ी इंसेंटिव है बिल्डर्स को कि पुरानी जगह को लेकर के पता चला कि वहाँ पर एक एक मकान छोटा छोटा बना है, बाकी ऐसा ही कुछ यूज़ नहीं हो रहा लैंड का, तो उस तरह की बड़े पैचेज को लेकर के बहुत सारे इंसेंटिव के साथ वो लोग एक अच्छा कोर जो एरिया है शहर का, ताकि बहुत दूर तक लोगों को ना जाना पड़े काम करने के लिए, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। उसके साथ साथ जो नए बिल्डिंग बायलॉज बने हैं उसमें बहुत ज़्यादा उनको जो उनकी इच्छा थी उससे भी ज़्यादा दे दिया गया है कि आप अपना पूरा जितनी भी क्रिएटिविटी है, जितना आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं लैंड रिसोर्स का, आप करिए। तो मैं मानता हूँ कि यदि पूरा प्राइवेट डेवलपमेंट रियल इस्टेट का जो है एक तरह से पूरा नॉट ओनली फॉर डेवलपिंग देयर ओन प्रोजेक्ट बट टू मीट आउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल, उस भावना से और हम सब सरकारी संस्थाएं करें तो हम आगे के लिए एक जो पूरा सबकी रिक्वायरमेंट का और देश का जो और प्रदेश का जो विकास है उसमें ये सेक्टर रियल इस्टेट और अर्बन प्लानिंग, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा भूमिका निभा सकता है। मैं आप तीनों के चेहरे इसलिए भी देख रहा था कि हमको ये समझ आए कि हम जो पिछले सत्र में बात कर रहे थे वो आगे तक पहुंच रही है कि नहीं, क्योंकि संजय सर ढेर सारे जब नियम बता देते हैं तो जिन पर लागू होने हैं हमको लगा दूसरा सत्र उनके साथ ही कर लिया जाए, या सुषमा जी जो मांग रख देती हैं वो जिनसे पूरा होना है उनके साथ रख लिया जाए। तो उसके बाद बलकार सर कॉम्पिटिटर हैं या सहयोगी हैं वो आप तीनों ही तय करेंगे।
लेकिन इन भूमिकाओं में हमको ये भी देखना है, गुरुप्रसाद सर कॉम्पिटिटर हैं या सहयोगी, जब आप तीनों के साथ, जैसा बहुत अच्छा सत्र का नाम लिया मेरे सहयोगी ने कि रियल स्टेट की नई राजधानी लखनऊ। मैं अगर एक एक करके सर आपसे शुरू करूं, और आपसे मैं शुरू करना चाहता हूं। हम लखनऊ को रियल स्टेट की नई राजधानी जब लिख रहे हैं, उसका एक कारण ये है कि हमने खूब सारी आंकड़ों में भी वृद्धि देखी है। क्या आप व्यक्तिगत तौर पर ये महसूस करते हैं कि अब वो जो शिफ्ट था, जैसे थोड़ी देर पहले हम बोलते थे नोएडा, क्या वो लखनऊ की ओर आ रहा है, और फिर क्यों और किस तरीके से? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ प्रिविलेज टू बी हियर, थैंक्स टू अमर उजाला। मुझे ऐसा लगता है लखनऊ जो ऑफ़र करता है और जो ऑफ़र करने वाला है इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स, इट्स इनक्रेडिबल। और जैसा आपने बोला नोएडा था, आज हम लोग लखनऊ को वैसे देखते तो नहीं, तो जैसे हम लोग कहते हैं यूएस था, यूएस में पहले रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आया, फिर डेवलपमेंट आया। आई थिंक लखनऊ जो हमारी गवर्नमेंट ने काम किया है और जो लखनऊ अभी बन गया है और जो बनने वाला है और जो अभी बन गया है, तो करेंटली भी इट इज़ वेरी फ्यूचरिस्टिक, इट हैज़ लॉट्स टू ऑफर, और यहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट आने वाला है। ऐसा रोड नेटवर्क, आई थिंक यूपी इज़ नोन टू बी स्टेट ऑफ एक्सप्रेसवेज, तो जो रोड नेटवर्क है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो आई थिंक लखनऊ हैज़ लॉट्स टू ऑफर इन नियर फ्यूचर। लखनऊ बहुत कुछ ऑफर करने को है। अंजनी जी, एक सवाल यही जो सुषमा जी ने पूछा था, मेरे पास सबसे बड़ा सवाल यही था दूसरे सत्र के लिए। अब थोड़ा सा सर ने बताया, अभी संजय सर ने भी वो बात बताई कि ये जो चेंज आ रहा है मार्केट में, ये चेंज इस तरीके का क्यों आ रहा है कि अब हम 2 BHK उस लेआउट को, उस कॉन्सेप्ट को सोचते ही नहीं? क्या लोग नहीं खरीदना चाहते, या फिर उसमें जो प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं डेवलपर का भी फायदा होता है कि अगर वो 2 BHK जाए तो उतना फायदा नहीं है, बड़े में ज़्यादा फायदा है? या आपको लगता है कि इजी लोन्स और तमाम चीज़ों ने, या लोगों के उस बढ़ते एम्बिशन ने ये आसान कर दिया कि नहीं, हम 2 के बजाय 3 पर भी जाएंगे तो इंसान स्ट्रेच कर लेगा, बायर वहाँ तक स्ट्रेच कर लेगा? क्या वजह है जो एक लोअर मिडिल क्लास तबका है वो अब एक बीच में झूल गया है कि EWS को चीज़ें मिल रही हैं, अपर मिडिल क्लास को चीज़ें मिल रही हैं, लोअर मिडिल क्लास बहुत चिंता में नहीं है? देखिए, एक अर्थशास्त्र में कहावत है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो जिस चीज़ की डिमांड रहती है, सप्लाई हम उसी चीज़ की करते हैं। जहाँ तक आपके क्वेश्चन की बात है, क्योंकि अगर आप देखें शहर जो अर्बन एरियाज़ हैं या सेमी अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ लैंड प्राइस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि लैंड की प्राइस के साथ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जोड़ने के बाद जो प्रोडक्ट निकल के आता है प्राइवेट सेक्टर के लिए, वो उस रेंज में नहीं पहुँच पाता है कि जिस रेंज की आप बात कर रहे हैं। तो जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, लैंड कॉस्ट बढ़ रही है, शहर में जो दबाव बढ़ रहा है पॉपुलेशन का, उसके चलते जो वहाँ पर सप्लाई हो रही है वो नॉर्मली एक हाई रेंज की सप्लाई हो रही है। इसका इलाज ये है कि हमको शहरों को विस्तार देना पड़ेगा। और जैसे आपको मालूम है कि अब जैसे कि मैडम ने बोला कि किसान पथ का विकास हो रहा है, तो मुझे लगता है किसान पथ एक ऐसी जो रिंग रोड है 104 किलोमीटर की, एक ऐसी जगह है जहाँ पर लखनऊ शहर का विस्तार हो सकता है, और जहाँ पर वो तबका जिसकी आप बात कर रहे हैं उनको आसानी से घर मिल सकते हैं। गर्ग साहब, जैसे इन्होंने अभी कहा, अब मैं थोड़ा सा समझता हूँ कि बहुत सारे विज्ञापन जब हम देखते हैं उसमें यही चीज़ दिखाई देती है कि ये नई सड़क आ रही है, कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है, यहाँ घर। लेकिन एक दूसरी चिंता जो थोड़ी देर पहले सुषमा जी ने जाहिर की, बायर को ये नहीं पता कि वहाँ अगले 10 साल बाद ज़मीन में पानी है कि नहीं है, या उस एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन, जो कि अब हम देख रहे हैं NCR में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय भी बन गया है कि वहाँ पर कितना है। क्या एज अ डेवलपर आपके लिए किसी कनेक्टिविटी का मुफीद होना अकेला सबसे बड़ा कारण है, या अब और भी चीज़ों पर बायर ध्यान देता है? हमने जो अब तक बनाया उसमें एनवायरनमेंट का और इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। पोर्टेबल वाटर, लॉट ऑफ ग्रीनरी, चौड़ी सड़कें। जो सबसे ज़्यादा हमने महसूस किया अब कि जो अंदर की सड़कें हैं, क्योंकि हर घर में 2 या 3 गाड़ी हो जाएगी हैं, उन पर इतनी ज़्यादा क्राउडिंग होती है कि चौड़ी सड़कें रखना ज़रूरी है। सड़क में जो मूवमेंट स्पेस है, उसके अलावा 15-15 फीट दोनों साइड में पार्किंग के लिए भी होना ज़रूरी है। तो
हमने अपना सफ़र एल्डिको के उससे किया था। एल्डिको हमारी संस्था है, बनाई थी वही है। अब हम आईफिल के नाम से कर रहे हैं। एल्डिको ग्रीन में जो समस्या हमने देखी है उसको हमने सॉल्यूशन दिया है। देवा रोड पर जो हम प्रोजेक्ट ला रहे हैं 60 एकड़ में, वहाँ सारी सड़कें 50 फीट की हैं, जबकि प्रिस्क्राइब 30 फीट है। आपने एक चीज़ लेकिन जो मैं पूछना चाह रहा था, और क्योंकि आपने बोला 3 बड़े जब डेवलपर मेरे पास मौजूद हों, जो मैं उस सवाल को फिर से ले आता हूँ कि यस एज अ बायर हम भी सोचते थे कि हम जहाँ ऑफिस है 15 मिनट में 20 मिनट में पहुँचें, तो कनेक्टिविटी सबसे बड़ा कंसर्न होता था। लेकिन एज अ डेवलपर क्या आप ये देखते हैं कि वहाँ पर वो पानी मिलना अगले 10 साल 20 साल 30 साल तक, जब तक लोग रहेंगे उस घर में, उनकी सेकंड जनरेशन आएगी, वहाँ हवा या वहाँ आसपास के जो जोन हैं वो कैसे डेवलप हो रहे हैं, वो इंडस्ट्री जोन डेवलप हो रहे हैं या फिर वो किस तरीके के जोन डेवलप हो रहे हैं, क्या वो ध्यान डेवलपर देते हैं? मुझे लगता है मैं वो सवाल इधर फिर आपके लिए मेरे पास। हाँ, मुझे लगता है कि हम लोग बायर को बहुत ही ज़्यादा समझ रहे हैं। आज के सोशल मीडिया के ज़माने में बायर बहुत स्मार्ट है, वो हर चीज़ चेक करता है। वो 10 ब्रोकर्स के पास जाता है, 10 एजेंट्स के पास जाता है। सोशल मीडिया है, रेरा की वेबसाइट है, एलडीए की वेबसाइट है। आज के टाइम में बायर बहुत स्मार्ट है और वो कहीं कहीं डेवलपर से ज़्यादा स्मार्ट है। तो हमको ये नहीं समझना है कि बायर स्मार्ट नहीं, उसको हर जानकारी है। और ये युग कंप्लायंस का है, कोई भी डेवलपर है उसको हर कंप्लायंस करने पड़ते हैं। और ऑनलाइन क्योंकि आज सिस्टम हो गया है तो ऑनलाइन अप्रूवल्स मिल रहे हैं, ऑनलाइन एनओसीज मिल रही हैं, तो बायर आज के टाइम में हर चीज़ ऑनलाइन चेक कर लेता है और मोर और लेस ही इज़ अवेयर अबाउट एवरीथिंग। और जैसे आपको पता है कि अब यूनिफाइड जोनिंग रेगुलेशंस भी आ गए हैं, तो हमें भी पता है मास्टर प्लान पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रहता है, उसको भी पता है। तो वी बोथ नो कि कहाँ पर क्या चीज़ डेवलपमेंट हमको करना है। और जहाँ तक कहीं शहर में पहुँचने की बात है, जैसे मैं लखनऊ पर्टिकुलर की बात करूँ तो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इस समय स्ट्रांग हो चुका है कि कहीं भी आपको पहुंचने में, एक कोने से दूसरे कोने में जाने में 25 से 30 मिनट में आप हार्डली पहुंच जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आप इसमें शायद जोड़ना भी चाह रहे थे। जैसे आपने बोला कि सस्टेनेबिलिटी की आपने बात करी, तो अगर 100% लैंड पैच है तो अगर हम लोग कुछ पोर्शन ग्रीनरी के लिए छोड़ेंगे टू सस्टेन दैट AQI, फिर ग्रे वाटर हार्वेस्टिंग होता है। आज जो पानी हम लोग निकल रहा है वाटर को हम लोग कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे मैम ने भी ये पॉइंट रेज़ किया था कि उसी हॉर्टिकल्चर में हम लोग कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। दीज आर सस्टेनेबल मेथड जो हमें करने चाहिए ताकि हमारा ग्राउंड वाटर भी बचा रहे और हमारे पास फ्रेश वाटर की सप्लाई इक्वली हर रीजन में हम लोग मिल सके हमें। हाँ, जब तक उस माइक की बैटरी बदली जाए, एक चीज़ एक बदलाव। और सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग सालों से प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर रहे हैं और तीनों ही, तो एक बिलीव है। और इस सवाल के बाद मैं इस फोरम को भी थोड़ा ओपन करता हूं कि अगर आप में से किसी को सवाल पूछने तो प्लीज़ अपने हाथ उठाइएगा और हमारे सहयोगी माइक आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो नए डेवलपर या मान लीजिए कोई इंडिविजुअल डेवलपर आ रहा है मार्केट में, जो शायद बेहतर कंस्ट्रक्शन तो कर रहा है, लेकिन एक डर पिछले कुछ सालों में हुई गड़बड़ियाँ आप कह लीजिए, या जो थोड़ी देर पहले संजय सर ने भी इस बात का एग्जाम्पल दिया था कि कई सारी मिस इन्फॉर्मेशन हुई जिसके कारण जो इंसान ने सपना देखा वो नहीं मिला। तो भरोसा कायम कैसे होता है? मैं बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट पर बात नहीं करना चाह रहा, मैं एक ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ। एक ब्रांड, एक ट्रस्ट किस तरीके से तैयार होता है? क्योंकि नए डेवलपर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, पर वो अच्छे तक इंसान या कंज्यूमर पहुँचना ही नहीं चाहता, क्योंकि जब तक उसने नाम नहीं देखा वो ट्रस्ट ही वो बिलीव नहीं कर पा रहा। वो सोच रहा है मैं प्रोजेक्ट तक जाकर क्यों देखूँ, वो समय उसको बर्बाद लग रहा है। नहीं, मैं एक ब्रांड ट्रस्ट की बात कर रहा हूं कि कोई अगर नया डेवलपर है वो कैसे उसको बनाए। देखिए, जहाँ तक भरोसे का सवाल है, वो तो पास्ट परफॉर्मेंस से ही आएगा। जैसे हमने अभी प्रोजेक्ट पूरा किया है सुल्तानपुर रोड पे, जिसको आप डिस्प्ले कर रहे थे अभी, उसमें विद इन द प्रोजेक्ट खेलने का भी साधन है, एंटरटेनमेंट का भी साधन है, क्लब हाउस भी है, शॉपिंग सेंटर भी है, जिससे कि वहाँ के रहने वालों को बार बार बाहर ना जाना पड़े, सड़कों पर भीड़ ना बढ़ानी पड़े।
विद इन द प्रोजेक्ट हर चीज़ उपलब्ध है और इसी से भरोसा आता है। जब आपको एक प्रोजेक्ट पे रहने वालों से मिलते हैं आप और उनके जो है सुविधाएं और सुख देखते हैं तो आप दूसरे प्रोजेक्ट को अपने आप लेंगे, उसी से विश्वास बढ़ेगा। अब मैं इस सवाल का एक सेकंड पार्ट ले जाता हूँ अंजनी जी आपके पास, क्योंकि बीइंग यंग मैं वो जो पूछना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कोई मार्केट में नया डेवलपर आया, अब आपने तो प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हुए हैं, एक एग्जांपल है ग्राहक के पास कि नहीं ये देखा, या आप तीनों के ही आपके नाम है आपके प्रोजेक्ट्स हैं, पर जब कोई नया मार्केट में एंटर कर रहा है एज अ डेवलपर, वो ग्राहक को कैसे अपने पास तक बुलाए, आकर्षित करे? मुझे मालूम है कि कोई भी ये गुरु मंत्र देना नहीं चाहेगा कि मार्केट में और कोई कॉम्पिटिटर आए, बट मैं ज़रूर समझना चाहता हूँ क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड करने में सालों लगते हैं। तो नए डेवलपर के लिए क्या स्कोप है मार्केट में, और है तो किस तरीके से और कितना? सर हम लोग हमारी कंपनी है अभ्युदय, हमारा प्रोजेक्ट है सेलेस्टियल, तो ये पहला प्रोजेक्ट है। हम लोग जनरली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में थे। वी आर 30 इयर्स ओल्ड कंपनी। सर डिलीवरी से होता है, दिस इज़ व्हाट आई फील। साइट पे काम होता है, कस्टमर आते हैं, इंक्वायरीज़ आती हैं। जैसे रिस्पेक्टेड संजय सर ने बोला, एक वो रेरा का जो अप्रूवल होता है वो उसके लिए फाइनल डेस्टिनेशन है। तो रेरा इज़ नॉट ओनली गुड फॉर द बायर्स, इट्स गुड फॉर द डेवलपर्स एज वेल। तो बट उसके बाद जो आप पोर्ट्रे करते हो, हमारे ब्रोशर्स होते हैं, हमारे वीडियोस होते हैं, हम जो लेआउट्स वो करते हैं कि हमने हर रूम में एक बालकनी रखी है, सर्वेंट रूम दिया है। आज वो रूम है तो वो 50 स्क्वायर फीट का नहीं, वो 100 स्क्वायर फीट का, 150 स्क्वायर फीट का है, जो एम्पल होना चाहिए। वो जो कस्टमर पैसा दे रहा है, अपनी हार्ड अर्न मनी हमें दे रहा है, तो ही शुड गेट व्हाट वी हैव पोर्ट्रेड हिम। तो जब वो डिलीवरी होती है तभी वो ट्रस्ट आता है, डिलीवरी से वो ट्रस्ट आता है। अगर मैं जैसा मैं वापस इस बात को दोहरा रहा हूँ कि आप में से अगर कोई सवाल करना चाहे प्लीज़ रेज योर हैंड, तो मैं सवाल लेकर वहाँ पर आऊँ, वरना हमने अपने जो फर्रे तैयार किए हुए हैं वो हमारे साथ है। अंजनी जी, एक सवाल इस बात का भी कि अभी मार्केट में एक तो कंपटीशन बहुत है और इस देश के कुछ शहरों में एक उल्टा एग्जाम्पल भी आया, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा डिमांड और सप्लाई को समझिए, लेकिन जैसे कोविड पीरियड के बाद एक तस्वीर आई थी। हम लोग जब मैं खास तौर पर जब इस सत्र की तैयारी कर रहा था तो हमको वो भी दिखता है कि कई ऐसे शहर हैं दुनिया में जहाँ रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स तो पूरे तैयार हैं लेकिन लोग आकर नहीं बसे, क्योंकि उसके साथ जो गवर्नमेंट कमिटमेंट्स थी कि एक नया शहर जैसे सपोज करिए अब बन रहा है या शहर का विस्तार हो रहा है, जहाँ तक हो रहा है वो चीज़ें नहीं आई। क्या वो रिस्क इन्वॉल्व होता है किसी नई जगह पर, खासतौर पर जैसे लखनऊ विस्तार जिन जगहों पर हो रहा है वहाँ पर प्रोजेक्ट्स लाने का, कि कल को वो बाकी चीज़ें साथ में नहीं जुड़ी तो क्या बायर वहाँ पर आएगा? ज़रूर इसका इफेक्ट ज़रूर पड़ता है कि अगर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं है तो जहाँ भी प्राइवेट प्लेयर कोई टाउनशिप ला रहा है या कोई ग्रुप हाउसिंग ला रहा है, उसके आसपास जो म्यूनिसिपल लिमिट में अगर बेसिक एमिनिटीज़ नहीं अवेलेबल हैं या नहीं डेवलप हो पाई जैसे प्रॉमिस किया गया था, तो डेफिनेटली उसका असर पड़ता है डेवलपमेंट। एज अ डेवलपर फिर आपके पास क्या स्कोप होता है उस पर? जैसे हम नॉर्मली ओमैक क्योंकि नॉर्मली टाउनशिप्स बनाता है, टाउनशिप्स में क्या होता है कि हम विद इन अ सिटी या सिटी डेवलप करते हैं, उसके अंदर का जो भी मास्टर प्लान रोड है उसको हमको बनाना पड़ता है, उसके अंदर का वाटर ट्रीटमेंट, सीवेज प्लांट, एसटीपी प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी सब हम ही तैयार करते हैं। तो हम इस तरीके से तैयार करते हैं कि उस शहर के अंदर वो जो टाउनशिप में आप जाएंगे तो आपको उसमें रेजिडेंशियल भी मिलेगा, कॉमर्शियल भी मिलेगा, आपको उसमें पब्लिक यूटिलिटीज़ की चीज़ें मिलेंगी, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, मॉल्स हैं। तो आपको उस शहर में जाने, टाउनशिप में जाने के बाद आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके अंदर की जो बेसिक इंफ्रा होती है उसको डेवलप करने की जिम्मेदारी हमारी ही होती है। पर वो डेवलपर, जैसा मैंने कहा ना कि जो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है, अगर मैं इसको आपको एक मिनट में आपके उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा लेना चाह रहा हूँ, मैं 2 मिनट के लिए ओमेक्स को अलग करूँ जो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मैं करूँ, आप एक ऐसे डेवलपर जिसको एक लैंड मिला और लैंड पैचेस जैसे मिलते हैं, वहाँ पर आप प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कि अगले 5 सालों में 10 सालों में यहाँ बहुत कुछ आएगा इसलिए आप इन्वेस्ट करिए। जो कमिटमेंट थी बाकी सरकारी प्रोजेक्ट्स के आने के या अपने आप उस जगह के डेवलप होने की वो ना हो, तो क्या ऐसे में प्रोजेक्ट्स के पूरे इम्पैक्ट पर या उस ब्रांड पर भी असर पड़ता है? डेफिनेटली पड़ता है, लेकिन अगर कहीं भी स्टेबल गवर्नमेंट रहती है तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि वहाँ पर कौन सी स्कीम आने वाली है, वहाँ कहाँ पर एनएच आने वाला है, स्टेट हाईवे आने वाला है, क्या डेवलपमेंट होने वाला है, और उसका हमको टाइम पीरियड मालूम रहता है कि भाई 3 से 4 साल में यहाँ पर ये काम हो जाएंगे। तो ऐसी जगहों पर डेवलपमेंट का स्कोप अच्छा रहता है। जो गवर्नमेंट की चीज़ें वहाँ पर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट के बिहाफ पर डेवलपमेंट होना होता है, अगर वो हो जाता है तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा हमको भी मिलता है। गर्ग साहब, सवाल आपके लिए। हमने सत्र का नाम लिखा है कि लखनऊ रियल एस्टेट की
नई राजधानी, क्योंकि इससे पहले नोएडा और बाकी चीज़ों पर बहुत था। आपको अगर मैं बोलूं कि वो जो तमाम खास तौर पर पोटेंशियल बायर इस सत्र को देख रहे हों, चर्चा को देख रहे हों, क्यों लखनऊ में, जो लखनऊ का नहीं भी है, उसको इन्वेस्ट करना चाहिए? लखनऊ में इन्वेस्टमेंट से किसी बायर को क्या फ़ायदे आपको दिखाई देते हैं? लखनऊ पूरे प्रदेश में अपने आप में एक बहुत ही सुंदर और वेल डेवलप्ड शहर है। आज भी जब और शहर चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे फैसिलिटीज़ हो, उनको लिए सिसक रहे हैं, लखनऊ फिर भी कंपैरेटिवली बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और बहुत अच्छे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं। ये सवाल आप दोनों के लिए भी इसलिए क्योंकि आज हमने जानबूझकर या हमारी कोशिश यही थी कि अमर उजाला रियल एस्टेट कॉन्क्लेव में एक ऐसा मंच दें जहाँ पर पॉलिसी बनाने वाले भी मौजूद हों, और इसलिए सवाल आप तीनों के लिए भी, जैसे सर ने कहा कि बहुत अच्छी चीज़ें कही है, आपसे अगर मैं वही सवाल पूछूं अंजनी जी कि बायर के लिए लखनऊ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए क्यों इस वक्त सबसे मुफीद शहर है? देखिए, किसी भी शहर में आर्थिक विकास तभी होता है जब वहाँ 3 चीज़ें रहती हैं। पहला अच्छी सड़कें, दूसरा निर्बाध पावर सप्लाई और तीसरा कानून व्यवस्था। ये तीनों यहाँ पर चीज़ें एकदम परफेक्ट हैं, इसलिए यहाँ पर डेवलपमेंट होना ही होना है। और आपको लगता है कि इस समय, मतलब मैं आपसे वो एक जिसको कह लीजिए कि उस मंच का फ़ायदा उठाना चाह रहा हूँ, कि वो टिप भी लेना चाह रहा हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश में, जैसा थोड़ी देर पहले संजय जी भी बता रहे थे कि इस वक्त अयोध्या में जो Tier 2 सिटी है वहाँ पर रियल एस्टेट का बूम आ रहा है, उसके बीच में, और अंजनी जी आप भी इसमें जोड़िएगा, क्या लखनऊ सबसे बेस्ट है कि हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हों, उत्तर प्रदेश के कहीं रहने वाले हों, या जैसे हम अब नॉर्थ में देख रहे हैं, इस बार कई लोगों को मैंने सोशल मीडिया पर लिखते देखा कि अगर हमारी नौकरी पूरी हो गई है और अगर हम दिल्ली में किराए से रहते हैं तो हम शायद लखनऊ आकर शिफ्ट कर जाएं, क्योंकि रीज़न पॉल्यूशन एक हो रहा है। क्या ये एक वजह बन रही है कि लखनऊ को जो हमने सत्र का नाम दिया वो सही होता है? डेफिनेटली लखनऊ इज़ वन ऑफ द बेस्ट। उसका रीज़न है कि यहाँ कॉस्मोपॉलिटन शहर की सारी सुविधाएं भी हैं और मुफस्सिल छोटे शहर के सारे आराम भी हैं, तो ये एक ब्लेंड है। तो लखनऊ यकीनन वन ऑफ द बेस्ट तो हम बोल ही सकते हैं। ठीक है पुलकित जी, अब आपके पास से 2 ऑप्शन खत्म हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बहुत खूबसूरत शहर है, सारी सुविधाएं हैं। दूसरा जो उन्होंने बढ़िया 3 चीज़ें जो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी होती हैं वो उन्होंने बता दिया, या वो ब्लेंड बता दिया। इसके बाद लखनऊ में ऐसा क्या है जो ये रियल एस्टेट की एक नई हब बनता दिखाई दे रहा है, या जैसे आपने भी कहा कि अब आप लोग शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको क्यों लगा कि नहीं हम यहाँ से वो बात करें? देखिए, पहले तो यहाँ पे ईज़ ऑफ बिजनेस है। आज जो यूपी गवर्नमेंट ईज़ देती है रियल एस्टेट के लिए, जो बिज़नेस चाहे वो सैंक्शन हो, रेरा हो, एनीथिंग। दूसरी चीज़, जो यहाँ से लोग गए हैं बाहर, वो डूइंग जॉब्स, यहाँ से पढ़ लिख के अच्छी जॉब्स में हैं, अच्छे सीनियर पोस्ट में हैं, आज यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। लखनऊ में इंडस्ट्रियलाइजेशन है, बाहर जाके जो आदमी रेंट दे रहा है अपने घर का, वो वापस उसको अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे रहने की, तो वो उतनी EMI देगा एंड ही विल बी ओनिंग हिज ओन हाउस, अपना खुद का घर ले लेगा। तो दिस इज़ द बिग थिंग। अंजनी जी, सवाल मेरा आपसे, मुझे ये सवाल मतलब सोशल मीडिया पर आया था जब हमने बताया था कि हम ये कॉन्क्लेव कर रहे हैं, तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर ये सवाल आया था और मैं बिल्कुल अभी वही देख रहा था। लोगों ने कहा कि जब हम घर ढूंढने जाते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि अब सीधा बायर का कंज्यूमर से जो कम्युनिकेशन है वो इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा। ये गलत भी हो सकता है, लेकिन ये हमारे ही किसी व्यूअर ने, जिन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात को देखा, उन्होंने कहा कि अब आप किसी भी ऐसी साइट पर जहाँ एक अप्रॉक्सीमेट घर खोजते हो, क्योंकि पहले आप एक डालते हैं कि मुझे लखनऊ में इतनी इतनी रिक्वायरमेंट का, सपोज मुझे 3 BHK चाहिए, फिर कोई 4-5 प्रोजेक्ट्स आपको सही सही दिखाई देते हैं और आप जैसे ही वहाँ नंबर शेयर करते हैं, आप बायर से ज़्यादा कई सारे एजेंट्स के कांटेक्ट में आ जाते हैं और फिर वो कई बार आपको जिनसे वो जुड़े होते हैं उस प्रोजेक्ट की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। कैसे ये फाइंड आउट हो? और थोड़ी देर पहले संजय सर बता भी रहे थे कि अब तो एजेंट्स को भी रेरा सर्टिफिकेट हैं, तो लोगों को लगता है कि नहीं, वो जो बता रहे हैं या वो जो सलाह दे रहे हैं वो क्रेडिबल है। तो चूंकि आप बिजनेस भी देखते हैं ओमेक्स ग्रुप का, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर कोई कंज्यूमर जो किसी पोटेंशियल वेबसाइट्स के थ्रू जब रियल एस्टेट मार्केट में एंटर करता है फॉर सर्च, फिर वो वहाँ से किसी और व्यक्ति के जो ब्रांड के साथ सीधा नहीं जुड़ा उसके संपर्क में आता है,
तो वो क्या कई बार कहीं और चला जाता है, या ये ऐसी कोशिश होती है, जो हमारे पास कमेंट थे कि वो कोशिश होती है कि हमको पसंद तो ये प्रोजेक्ट आया था लेकिन वो बोल रहे हैं इससे सिमिलर ये भी है, 5-10 लाख आगे पीछे है, और वो बस कुछ बड़ा ब्रांड अपने यहाँ लगा रहे हैं, फिटिंग्स का ही डिफरेंस है, किसी तरीके से डाइवर्ट किया जाता है। आज की डेट में जो हम ट्रेंड देख रहे हैं, जो हमारा जो मिडिल क्लास ट्रेंड है, वो जो ट्रेंड जो हमारा लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास के अंदर मूव कर रहा है या मिडिल क्लास में, इंटरनेट का ज़माना है लोगों का, ठीक है ना। हर बंदा चाहता है कि एनवायरनमेंट अच्छा रहे, हम हेल्दी रहें, तो हमारी एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स दें जो हमारे लिए एक तो हेल्दी रहें, लोगों को जो यूज़ करें उनके कोई इफ़ेक्ट ना हो, साइड इफ़ेक्ट ना हो, कोई प्रॉब्लम्स ना हो, हेल्थ हैज़र्ड्स ना हो, और दूसरा एनवायरनमेंट प्रोटेक्टिव रहे। एनवायरनमेंट जो जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम, हेल्थ हैज़र्ड्स या एनवायरनमेंट इफेक्ट्स ना करे। तो हमने टेक्नोलॉजी के लिए अपने सारे प्रोडक्ट्स आज की डेट में हमारे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, सारे के सारे, जैसे IGBC गृह से अप्रूव्ड है आज की डेट में। एंड मैं बस उसमें एक चीज़ जोड़ना चाहता, आपको उसका ट्रेंड कितना दिखता है सर? लोग क्या उस बारे में अवेयर हुए हैं कि अब हमको अपने घर के रंग के साथ साथ दुनिया के रंग की भी चिंता करनी है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अगर हम देखते हैं जैसे जैसे ये हमारा जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी वाला ट्रेंड चेंज हो रहा है, एवरीबडी इज टेक सेवी, इंटरनेट, तो हर बंदा इस चीज़ में आज की डेट में, वास्तु का बहुत ट्रेंड हो गया है। हर बंदा चाहता है कि मेरा जो घर हो, मेरा रूम हो, अकॉर्डिंग टू माई वास्तु हो। वास्तु के अंदर ये रंग बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थैंक यू। आपने वास्तु बता दिया, कल एक खबर आई सर, और वो मतलब मुझ जैसे के लिए तो शायद वो डराने वाली खबर थी या सोचने वाली खबर थी, जो अपने पहले घर लेने की सोच रहा हो। इस देश का नया भूकंप का नक्शा जारी हुआ है कि अब हम किस खतरे के किस जोन में हैं। बतौर आर्किटेक्ट जब आप तैयार करते हैं इस तरीके की चीज़ें, जो शायद कंज्यूमर या जो व्यक्ति अपना सपनों का घर बोल रहा है, वो आपको अपनी वो ज़रूरतें बता सकता है जो उसने इमेजिन की, और इमेजिन कोई भी शुभ काम को इन तरीके की चीज़ों से नहीं करना चाहता। इन जिम्मेदारियों को खुद कितना एक आर्किटेक्ट देखता है और इसके लिए कन्विंस करना, क्योंकि जब इस तरीके की टेक्नोलॉजी का आप यूज़ करेंगे जो फ्यूचर के उन खतरों को ध्यान में रखकर लगे, तो वो एक कॉस्ट के साथ आएगी, उस कॉस्ट के लिए एग्री करना, वो साइकी क्या होती है? अगर आप कोई ऐसा किस्सा बता पाएँ कि जहाँ लोगों को समझाना पड़े कि नहीं, आप जो चाह रहे हो और जो ये ज़मीन दे पाएगी में एक अंतर है। बहुत ही एप्ट बात आपने फिर ये कही। मैं इनफैक्ट इस चीज़ को ये कहने वाला था आपसे, सब आपके माध्यम से सभी दर्शकों को भी, कि जब कभी आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसकी योग्यता को देखते हैं, उसके बारे में पता करते हैं। अनप्रोफेशनली क्या होता है, मकान बनवाते समय लोग बहुत प्रोफेशनल के पास बहुत रिसर्च करके नहीं जाते। कभी कभी पास में कोई मिल गया, किसी का जानने वाला मिल गया, कोई कम फीस लेने वाला मिल गया। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ये जानें कि आपका आर्किटेक्ट कौन है। पहली चीज़, वो प्रोफेशनल है या नहीं है, क्या वो क्वालिफाइड है या नहीं है। हमारे यहाँ एक जैसे आर्किटेक्ट का टाइटल प्रोटेक्टेड होता है, हर आदमी आर्किटेक्ट नहीं लिख सकता, लेकिन हम लोग फील्ड में देखते हैं बहुत सारे ड्राफ्टमैन, नॉन क्वालिफाइड लोग भी आर्किटेक्ट लिखते हैं। तो इसके लिए हमारी एक काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की एक वेबसाइट है, उसमें एक कॉलम है नो योर आर्किटेक्ट। आप उस पर अपने आर्किटेक्ट का नाम डालेंगे तो उस नाम का कोई रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट है या नहीं है तो किस शहर में, वो आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो मेरी अपील ये है कि जब भी आप घर बनवाएं अपना, किसी योग्य आर्किटेक्ट से, किसी योग्य से मेरा मतलब कि प्रोफेशनली कम्पिटेंट, क्वालिफाइड हो, उसने वो चीज़ें बेसिक पता हों कि क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या मैंडेटरी है, क्या एडवाइजेबल है। मुझे याद है कि जब भुज में अर्थक्वेक आया था तो हम लोग एक स्कूल बना रहे थे अलीगंज में, सेंट फिडलिस स्कूल। तो 26 जनवरी का दिन था और मैं अपने घर पे ही था जब मुझे पता चला भुज में अर्थक्वेक आया, और उस भुज में क्या कुछ स्कूल में बहुत सारे बच्चों के रहते। तो मैंने उनके प्रिंसिपल से तुरंत मिला, मैंने कहा सर ये जो डिज़ाइन है आपकी, ये अर्थक्वेक प्रूफ नहीं है। आज के बाद हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्शन करेंगे, आप चाहे ना चाहें, हम नॉन अर्थक्वेक प्रूफ कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। और अगर आपको कॉस्ट की प्रॉब्लम है, हम अपनी कॉस्ट में एडजस्ट करने को भी तैयार हैं, लेकिन हमको इसकी डिज़ाइन को अर्थक्वेक प्रूफ बनाना पड़ेगा। और तब से मुझे लगता है आज तक हमें कभी प्रॉब्लम नहीं हुई किसी क्लाइंट को कन्विंस करने में कि आप अपना घर अर्थक्वेक प्रूफ ना बनाएं।
हाँ, कभी कभी लोगों के अपने एजम्पशन होते हैं कि भाई उसमें बहुत सरिया लग जाएगा, उसमें बहुत हो जाएगा, तो उनको उसके जब अभी हम बहुत सारे माध्यम हैं अर्थक्वेक करने के, उसको शायद डिटेल में यहाँ बताना संभव नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताऊँ, बिल्डिंग को अर्थक्वेक प्रूफ बनाने में ऐसी कोई कॉस्ट वेरिएशन नहीं होती। हो सकता है 0.5% होती हो पूरी बिल्डिंग का, हो सकता है 1% होती हो, लेकिन डेफिनेटली वो आपके फ्यूचर के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। कुछ और चीज़ें जो हम लोग नेगलेक्ट करते हैं, जैसे सॉइल टेस्ट नहीं कराते हैं, अंदाजे से फाउंडेशन कर देते हैं, तो सबसे ज़रूरी है कि आप सही प्रोफेशनल के पास जाएं और उसकी प्रोफेशनल एडवाइस को फॉलो करें। जैसे आपने बोला कि पहले वो क्वालिफिकेशन चेक हो, लेकिन आपने जैसे एक बड़ा अच्छा किस्सा सुनाया था, मैं किस्सा सोच रहा था आप सुनाएंगे, क्योंकि कई बार कई बातों में बहुत सवाल जवाब नहीं करना चाहिए, कुछ चीज़ें सुनने में बड़ा मजा आता है। जैसे उन्होंने बोला कि एक ले गए और फिल्म दिखाने लगे कि ऐसा घर बनाना है। आपका सबसे बड़ा चैलेंज है जो सिर्फ एक अंगूठे से ऊपर हो जाता है कि घुसते साथ ये। और इंटीरियर के मामले में सर एक चीज़ जिसमें मैं अपना सवाल जोड़ना चाह रहा हूँ एज अ जर्नलिस्ट, हम इंटीरियर प्रोडक्ट्स जब देखते हैं ना सर, मुझे ये लगता है खासतौर पर रील देखकर, मेरा पूरा का पूरा फीडबैक वहीं से है कि इंटीरियर की वो तमाम प्रोडक्ट्स में एक हमारे पड़ोस के देश के प्रोडक्ट का बहुत बोलबाला है। अभी भी बहुत चमकने वाले, बहुत सुंदर दिखने वाले वो तमाम आपके इंटीरियर को, कि आपका स्पेस बहुत नहीं लेंगे लेकिन बहुत कुछ प्रोवाइड कर देंगे, वो सब कुछ एक ऐसा है। क्या वो मार्केट पोटेंशियल इंडियन कंपनीज को नहीं दिख रहा कि इंटीरियर अब लोग चाह रहे हैं, अब लोग सिर्फ दीवारों का घर नहीं चाह रहे हैं, वहाँ वो उस कॉस्ट कॉम्पिटिशन को कम्पीट करें? क्योंकि अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट आ गए उसका सबसे बड़ा कारण है कॉस्ट। मैं बोलने ही वाला था, आपने कंट्री का नाम बोल दिया। मैं आज वही कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग जो बोलने वालों को पकड़ लूँ। सी, चाइना, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो आई डोंट रिमेंबर ऑल्सो मैं कितनी बार गया हूँ, इट्स बीन लॉन्ग, और पिछले 20 साल से जा रहे हैं। चाइना की जो मास्टरी है वो 0.1 mm स्टील पे भी वही फिनिश प्ले करता है जो 1 mm स्टील पे प्ले करता है। जब आप मेटल की क्वांटिटी कम कर देंगे तो आप प्रोडक्ट की कॉस्ट कम कर लेंगे, फिनिश वही है। और वही फ़र्क है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट की लॉन्गिटिविटी का या ना होने का। बहुत बार आपको ये मिलेगा कि चाइना का प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में आप जाएंगे तो वहाँ चाइना का ही प्रोडक्ट लग रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सारा प्रोडक्ट इंडिया में भी बन सकता है, एंड ये हो भी रहा है। बहुत सारे लोग अब जब इन लोगों ने चाइना का ट्रेंड देखा और चाइना से इंपोर्ट्स कम किए, तो देव स्टार्टेड इम्पोर्टिंग मशीनरी नाउ। टर्की इज़ अनदर कंट्री जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे आ रहा है। टर्की में भी प्रोडक्शन जो है, लाइंस बहुत अच्छी हैं, एंड दे आर डूइंग वेरी गुड ऑन मेटल एंड फर्नीचर एज वेल। दिल्ली इज़ बिकमिंग अ गुड हब फॉर फर्नीचर, ऐसा नहीं है, बट येस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कोरिया, चाइना, आज भी उनकी मास्टरी है जो लोग compete नहीं कर पाए हैं ना उस टेक्नोलॉजी पे। और एक सबसे बड़ा चीज़ और भी है, उनके मास प्रोडक्शन का मार्केट बहुत बड़ा है उनके पास, तो यहाँ पे वो उस लेवल की सेल्स नहीं है। जैसे एक प्रोडक्ट मैं आपको बताता हूँ, अभी हाल ही में एक किस्सा हुआ जब यूएस ने टैक्सेशन वगैरह का किया और टैरिफ लगाया। एक प्रोडक्ट है एसपीसी, स्टोन पॉलीमर कंपोजिट फ्लोरिंग का। ये फ्लोरिंग यूएस बहुत बड़ा मार्केट है, और इस टैरिफ के चक्कर में इंडिया की पूरी इंडस्ट्री ही बंद हो गई क्योंकि वो यूएस माल नहीं भेज पा रही। जबकि अगर आपने सुना हो, वेल्सपन जैसी एक कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, 12-13 यूनिट्स हैं इंडिया में जो ये प्रोडक्ट बेचते थे, एंड चाइना इज़ अगेन डूइंग इट। चाइना ने अपनी कुछ फैक्ट्रीज वियतनाम शिफ्ट कर दी उस लिए। तो ऐसा नहीं है, वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू डू इट, इंडियंस आर ऑल्सो ट्राइंग टू डू इट, दे आर सेटिंग अप फैक्ट्रीज, वो सब अपनी फैक्ट्रीज लगा रहे हैं। और मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बट जो जो प्रोडक्ट चलता जाता है उसकी फैक्ट्री यहाँ लगती जाती है, क्योंकि इंडिया खुद में एक बहुत बड़ा मास कंज्यूमर मार्केट है। मतलब आप बोल रहे हैं पोटेंशियल भी है, काम भी हो रहा है, लेकिन अभी हम हैं, वो गैप है, गैप एग्जिस्ट करता है। मेरे सहयोगी वसंत इशारा कर रहे हैं, लेकिन एक लालच भरा है कि मैं एक सवाल और ले लूँ। उन्होंने बोला मुझे 5 मिनट, तो उसका प्रयोग कर लेता हूँ। वो ये कि जैसे हमने सबसे पूछा कि लोगों की पसंद, लोगों की बात, कलर को लेकर बात हुई सर, क्या इसमें भी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया में लीड कर रही हैं उस कलर को लेकर? उस मार्केट में हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? और दूसरा, मैं वापस बोल रहा हूँ कि वो रील इंस्पायर क्वेश्चन है, वो ये कि एक बहुत अच्छी रील आई थी कि अब धीरे धीरे लोग ब्लैक एंड वाइट होते जा रहे हैं। लोगों की कलर प्रेफरेंस जो है, पहले जो बहुत कुछ कलरफुल दिखता था, वो बड़ी अच्छी सी एक रील थी कि कारें या तो सफ़ेद लेंगे या काली ले लेंगे, कपड़े या तो सफ़ेद लेंगे या काले ले लेंगे। कॉन्ट्रास्ट मैचिंग के चक्कर में क्या ज़िंदगी से
रंग गायब हो रहे हैं। मतलब पहले हमको लगता था कि इस रंग का भी घर हो सकता है, और अब हमको मालूम है कि घर के बाहर एक स्टोन लगने लगा है, कांच लगने लगा है, कलर अंदर जाते जा रहे हैं, वॉलपेपर आते जा रहे हैं। इसमें क्या है, ओवर द टाइम पीरियड कई सारे ट्रेंड्स आते हैं, फेज आउट हो जाते हैं, और जो एवरग्रीन ट्रेंड्स हैं वो हमेशा ट्रेंड में रहते हैं। तो जैसे आपने बोला कलर्स, जो पहले बहुत लोगों ने बहुत एक्सपेरिमेंट किया, धीरे धीरे लोग एक्सपेरिमेंट से थक गए, क्योंकि आप कोई भी चटक रंग या कुछ भी आप करवा लेंगे, कुछ समय के लिए तो अच्छा लगता है, फिर ओवर द टाइम पीरियड आंखों में कुछ चुभने लग जाता है। तो इसीलिए धीरे 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 अब लोग ट्रेंड है, चेंज होता रहता है। पहले 3 वॉल्स, 1 वॉल डिफरेंट, देन पैटर्न, धीरे धीरे कई सारे ट्रेंड्स आ रहे हैं। अभी जो ट्रेंड चल रहा है थोड़ा लोग सोबर होते जा रहे हैं। मैं इससे पहले आपका एक सवाल आपने बहुत अच्छा किया था, जो पिछला सर से किया, आपने भूकंप की बात की थी कि ऐसे नक्शे आ गए, कल एक नया नक्शा जारी हुआ भारत में। तो बेसिकली सेफ्टी इज अ कंसर्न। जो आज की डेट में जो हमारी जो कंस्ट्रक्शन आ रही है, जो कंस्ट्रक्शन हमारी बिल्डिंग्स की, क्योंकि हमारी वर्टिकल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है, तो वर्टिकल कंस्ट्रक्शन में अर्थक्वेक का इज अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। अगर कहीं आएगा तो बहुत बड़ा सेफ्टी कंसर्न है। ऐसी ही एक सेफ्टी कंसर्न है हमारा नीचे जो हमारा वाटर टेबल है, वाटर टेबल भी हमारे पूरी, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर के ऊपर पूरा का पूरा बिल्डिंग खड़ा हो रहा है। अगर हम उस स्ट्रक्चर का नीचे से ध्यान नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ी रिस्क को एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो अब तो जैसे टेक्नोलॉजी का आपने डिस्कशन किया था, हमारे यहाँ पे अब टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया तरीके से इसको आ गई है। जैसे सर ने बोला, अब बहुत बड़े बड़े कंसल्टेंट्स एंड आर्किटेक्ट्स इसमें इन्वॉल्व है। अब जो भी अच्छी बिल्डिंग डिज़ाइन होती है उसके अंदर पहले से ये डिज़ाइन हो जाता है कि उसकी सॉइल टेस्टिंग, सर ने सॉइल टेस्टिंग का, हम कई सारे प्रोजेक्ट्स कई सारे डेवलपर्स के साथ कर रहे हैं, उनका सॉइल टेस्टिंग होता है। बेसमेंट जब उनका खुदता है, बेसमेंट का जब डिगिंग होता है तो सॉइल टेस्टिंग होता है, तो उसमें हमसे वो डिस्कशन करते हैं कि इसको वाटर प्रूफिंग हमें किस तरीके से करनी चाहिए। तो उसके अंदर हमारे पास आज की डेट में तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, आप उसके अंदर HDP मेम्ब्रेन इज अ न्यू टेक्नोलॉजी, HDP मेम्ब्रेन्स आ गई हैं। जब आपका राफ्ट डिज़ाइन करते हैं नीचे से, जब बेसमेंट से, जब आपकी, क्योंकि आप पूरे बिल्डिंग के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, आपका अगर स्ट्रक्चर है, दरवाज़ा यहाँ से नहीं वहाँ से निकाल सकते हैं, प्लास्टर कर सकते हैं, बट अगर आपका नीचे से बेसमेंट अगर कहीं वीक है तो पूरा स्ट्रक्चर हो गया। तो नीचे से अगर हम पूरा वहाँ से वाटर प्रूफिंग, जैसे हम पूरा सीमेंटेशियस वाटर प्रूफिंग, क्रिस्टलाइन एंड HDP आ गया। आज की डेट में एक और आ गया, उसके साथ जो राफ्ट डिज़ाइन हो रही है, उसके साथ जो उसकी जो SBS मेम्ब्रेन्स वगैरह, जो रिटेनिंग वॉल्स वगैरह हैं, पूरा का पूरा उसका स्ट्रक्चर एनवल्पिंग करते हैं। बहुत बढ़िया से टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है उसके अंदर। जैसे सर ने अभी पत्थर की बात की थी, तो आज की डेट में टाइल्स का बहुत ट्रेंड चलना स्टार्ट हो गया। पत्थर तो थोड़ा सा बियॉन्ड द रीच हो गया, बट हाई एंड्स में जाता है। बट जनरली आप देखेंगे जो हमारे फ्लैट्स बन रहे हैं, अफोर्डेबल फ्लैट्स या लग्जरी फ्लैट्स में टाइल्स बहुत लगते हैं, तो टाइल एडहेसिव। आपका जो स्ट्रक्चर में जब भी प्रॉब्लम आएगा, वो प्रॉब्लम 3 जगह से आएगा, या बाथरूम से आएगा, या किचन से आएगा, या बालकोनी से आएगा। मैडम बोल रही थी बालकोनी होनी चाहिए, बट बालकोनी अगर होगी तो उसको कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि आपका जो स्ट्रक्चर का जो प्रॉब्लम स्टार्ट होगा, या बाथरूम से प्रॉब्लम स्टार्ट होगा, या बालकोनी से प्रॉब्लम स्टार्ट होगा, या किचन से होगा, क्योंकि पाइप्स जा रही हैं, पानी की पाइप्स जा रही हैं। तो जब एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, जब वो डिज़ाइनिंग बनता है, उस टाइम उसका जो ट्रीटमेंट होता है, कई लोग शॉर्टकट कर लेते हैं पैसा बचाने के चक्कर में, बट इनिशियल स्टेज के अंदर पैसा नहीं लगता है। बट इनिशियली अगर वो थोड़ा सा कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, जैसे हमारे होम शील्ड के कंस्ट्रक्शन केमिकल्स पूरे आते हैं, इसके बाथरूम्स के लिए हैं, आपके संकन एरिया वगैरह के लिए बाथरूम्स के अंदर हो गया, बालकोनीज के अंदर हो गया, किचन के लिए, ये सब ट्रीटमेंट आते हैं। तो ये सब अगर कर लेंगे तो आपका जो स्ट्रक्चर है उसकी एक तो सेफ्टी एंड लॉन्जेविटी दोनों ही सस्टेनेबल रहता है लॉन्ग टाइम के लिए। सबसे बढ़िया वही होते हैं जिनको पिच में बोला जाए कि 5 मिनट है तो 4 मिनट 50 सेकंड के आसपास में अपनी बात को खत्म कर लें। मेरे सहयोगी वसंत मुझे दोबारा इशारा कर रहे हैं, हमने 10 सेकंड पहले आपकी बात को भी रखा है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि ढेर सारे किस्से बताए कि कैसे
मेरे लिए भी ये बड़ा अच्छा होगा कि कभी इस तरीके के सत्र को आयोजित करूंगा तो अगला सवाल वहीं से पूछूंगा कि फिल्म कौन सी थी जिसको देखकर उस घर का डिज़ाइन किया था, या फिर ये भी पूछूंगा कि वो कौन सी रील थी जिसने मजबूर किया था। रंग वापस आए ज़िंदगी में, इसी लाइन के साथ वसंत आपको ये मन समर्पित। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू आप सभी लोगों का। इस बार मुझे कहना नहीं पड़ा, आप लोगों ने खुद ताली बजाई, तो एक बार आप लोग अपने लिए ज़ोरदार ताली बजाएं। थैंक यू। तो अभी हमने आप लोगों ने पूरी चर्चा सुनी। हमारा विषय था बदलते दौर के साथ साथ बदलते घरों का रूप और रंग। सवालों के जवाब भी आप लोगों को मिल गए होंगे, आई एम श्योर। मैं बिना देर किए मंच पर आमंत्रित करूंगा देवेंद्र शर्मा सर को, जोनल हेड अमर उजाला से, कि वो हमारे अतिथियों को मोमेंटो देकर उनको सम्मानित करें। स्मृति जी। अतुल वासुदेव जी बर्जर पेंट से रीजनल मैनेजर, संदीप सारस्वत जी चेयरमैन IAUP चैप्टर, ऑल्सो को चेयरमैन IGBC लखनऊ, एंड अविरय अग्रवाल जी। अविरल अग्रवाल जी चेयरमैन IIIT। थैंक यू सर, थैंक यू देवेंद्र सर। देवेंद्र सर को अभी हम थोड़ी देर में फिर से मंच पर आमंत्रित करेंगे, लेकिन अभी मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा राहुल खंकड़िया सर को, हमारे एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट अमर उजाला से। अपनी ज़ोरदार तालियों के साथ आप सभी लोग स्वागत करें श्री राहुल खंकड़िया सर। साथ ही साथ जितने भी हमारे चैनल पार्टनर्स हैं, अब मैं एक एक करके आप लोगों को भी आमंत्रित करूंगा, आप प्लीज़ स्टेज पे आ जाएं। ओमैक्स से दीवान प्रॉपर्टीज़, जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो स्टेज पे आके उनके बिहाफ कलेक्ट कर सकते हैं। रियल्टी स्ट्रक्चर और RK प्रॉपर्टी, एक बार फिर से दीवान प्रॉपर्टीज़, रियल्टी स्ट्रक्चर और RK प्रॉपर्टी ओमैक्स से। अभ्युदय से मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा शुभांग द्विवेदी जी को, और प्रॉपर्टी पिस्टल मिस्टर शुभांग द्विवेदी, प्लीज आप स्टेज पे आ जाइए। थैंक यू। मैं आमंत्रित करूंगा मंच पे हमारे CII के डायरेक्टर श्री आलोक शुक्ला जी को कि वो मंच पर आए। आलोक शुक्ला जी, सर के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए। मैं आपको बता दूं CII हमारा इंडस्ट्री पार्टनर भी है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू। और एक बार पुनः आप सभी लोगों से आग्रह है कि अपनी ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करें देवेंद्र शर्मा सर का, जोनल हेड अमर उजाला लखनऊ, वोट ऑफ थैंक्स के लिए। सर, ओवर टू यू। गुड इवनिंग। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा और हम जैसा चाहते थे उम्मीद से कहीं बढ़कर हुआ। प्रमुख बात ये रही कि जितने भी हमारे नीति निर्धारक थे वो भी यहाँ मौजूद थे, जो हमारे रियल एस्टेट क्षेत्र के उद्यमी थे वो भी मौजूद थे, और ग्राहकों की हितों को जो प्रतिनिधित्व करते हैं रेरा, वो भी यहाँ मौजूद थे। इसके अतिरिक्त एक नया एंगल हमने, जो आपने देखा होगा, बर्जर पेंट के हमारे RM सर वो भी थे, और आर्किटेक्ट कम्युनिटी से भी पुलकित जी और वासुदेव जी और पुलकित जी और संदीप जी, ये आप लोग भी अभी लास्ट सेशन में आप मौजूद थे। तो हमने कोशिश की है कि जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के सभी एलाइड जितने भी भागीदार हैं
उन सबको एक मंच पे लाने का प्रयास करें। और इस हमारे प्रयास में जो हमें सहयोग मिला है वो आईफिल से, जो हमारे मेन स्पॉन्सर थे, मैं SK गर्ग साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि उनके सहयोग से ये कार्यक्रम संभव हो पाया। दूसरे स्थान पर हमारे ओमेक्स से अंजनी सर अभी नहीं है, बट थैंक्स टू ओमेक्स, उनके बिना ये संभव नहीं हो पाता। हमारे पुलकित अग्रवाल जी डायरेक्टर अभ्युदय से, आपके बिना भी संभव नहीं हो पाता, थैंक यू वेरी मच। और साथ ही हमारे बर्जर पेंट्स, बहुत ही लास्ट मोमेंट पे सर आपने सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और CII संदीप सारस्वत जी, IIA UP चैप्टर, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हमारी संपादकीय विभाग के जितने भी साथी हैं, उत्कर्ष जी जिन्होंने पूरे कार्यक्रम को इस सर्दी के दौर में गर्मा गर्म बनाए रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी अमर उजाला की टीम जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, मैं एक बार पुनः सबको दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ, थैंक यू वेरी मच। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।